शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं अराकन योमा माउंटेन के बारे में। अराकन योमा माउंटेन, जिसको रखाइन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, म्यांमार में। तो यूपीएससी ने काफ़ी समय पहले 1995 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो अराकन योमा माउंटेन है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक विस्तार माना जाता है, तो ये कौन से देश में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो म्यांमार हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं इंडिया है, बीच में ये बांग्लादेश है और इसी से सटा हुआ है ये म्यांमार। इंडिया से जस्ट लगा हुआ ये यहाँ तक तो पूरा का पूरा हमारा हिमालय पर्वत आया है। इसी का आगे एक्सटेंशन हो गया है अराकन योमा के रूप में, और यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 1995 में। मतलब यदि हम पूर्वी हिमालय की तरफ में जाते हैं, ठीक है, तो पूर्वी हिमालय की का ही विस्तार माना जाता है अराकन योमा। एग्जाम्पल के तौर पर ये म्यांमार है और ये जो है एकदम से तेजी के साथ में मुड़ गया है हमारा हिमालय पर्वत। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, कर्क रेखा है। यहाँ से ऐसे करके डाउन में हम देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ऐसे अराकन योमा माउंटेन्स पाए जाते हैं म्यांमार में। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट था। नॉर्मली ऐसी जो चीज़ें हैं हमें पता नहीं चल पाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहीं से हम जो है हिमालय के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिमालय को यदि हमें अध्ययन करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, तब जाकर के हम इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर पाते हैं। जैसे कि यदि आप यहाँ पर खड़े हैं, नॉर्थ में हैं, कुल मिलाकर के आप नॉर्थ से नीचे की तरफ साउथ में जाएंगे तो ये अलग अलग लेयर में ऐसे करके हमें पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, अलग अलग रेंजेस। तो सबसे मेन जो रेंजेस है वो है ग्रेट हिमालयन, एकदम कंटिन्यू है ये श्रेणी। फिर बीच वाली जो मध्य हिमालय है वो हम देख रहे हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ये श्रेणियाँ पाई गई हैं। ठीक है, सबसे नीचे में आ जाती है शिवालिक रेंज। ठीक है, ये थोड़े से इसके टुकड़े कम हुए हैं, लेकिन जो मध्य वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ही टुकड़े में बटा हुआ है। नॉर्थ से साउथ तरफ यदि हम आते हैं तो ग्रेट हिमालयन रेंज, इसके बाद बीच में आ जाता है मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में आ जाता है शिवालिक रेंज। तो ऊपर वाले को हम हिमाद्री बोलते हैं, महान या फिर आंतरिक हिमालय बोलते हैं, और बीच का है हिमाचल जिसको निम्न या फिर मध्य हिमालय बोलते हैं, और फिर आ जाता है शिवालिक। यदि हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं और पूरब की दिशा में जा रहे हैं इस प्रकार से, तो इसको हम जो है अलग अलग भाग में बांट लेते हैं। एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और सबसे लास्ट में आ जाता है ये हिस्सा असम वाला, तो इसको असम हिमालय हम बोलते हैं। हिमाद्री की बात करें जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, महान या फिर आंतरिक हिमालय, तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सतत मतलब कंटिन्यू श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की एवरेज हाइट वाले ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मेन शिखर आ जाते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। इसके अलावा हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, नदियों का प्रवाह होता है। बीच में आ जाता है निम्न या फिर मध्य हिमालय। तो हिमाद्री के साउथ में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, मतलब एक समान नहीं है, और हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः हुआ है संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से। एवरेज हाइट बताई जा रही है 3700 से 4500 मीटर, और इसकी एवरेज चौड़ाई है 50 किलोमीटर। वहीं यदि हम पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब इसके बाद इसी कड़ी में
कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ यहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। फिर सबसे लास्ट में आ जाता है हिमालय की सबसे बाहरी वाली श्रृंखला, जिसको हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं ये वाली पट्टी की। तो ये जो पट्टी है ये बाहरी पट्टी है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया है शिवालिक। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, हाइट है 900 से 1100 मीटर। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं इनकी जो हाइट है ना एवरेज वो कम होते जा रही है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी है। ऊपर से नदी बह बह के लाते जा रही है अपने साथ में अवसाद, उसको इकट्ठा करते जा रही है और उसी से शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ है। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारी दून हैं, देहरादून। भूगोल वाले हिस्से में मैप के बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो जो पहली खबर हम देखने वाले हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से रिलेटेड। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, तो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। हर साल 26 जनवरी के 3 दिन बाद इसका आयोजन होता है और ये काफ़ी पुरानी परंपरा रही है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसी को हम देखने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में ब्रिटेन में, जहाँ सबसे पहले इस तरह की सेरेमनी इंग्लैंड में कराई गई थी। तो इतिहास यदि देखें तो 300 साल से भी ज़्यादा इसका इतिहास रहा है। इस सेरेमनी में सैनिकों का एक रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम होता है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि ब्रिटेन के सैनिक 17वीं सदी में दिन भर युद्ध लड़ते थे और शाम को सूरज ढलने के बाद अपनी छावनी में लौटते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद शाम को सेना प्रमुख जेम्स द्वितीय ने अपने सैनिकों को परेड करने का आदेश दिया था और बैंड पर धुनें भी बजवाई थी। तभी से ये समारोह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का शासन रहा उन सभी देशों में इस तरह का समारोह होने लगा। भारत में वाघा बॉर्डर पर भी बीटिंग रिट्रीट होती है। तो भारत में कब से हो रही है? भारत में होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी के 3 दिन बाद होती है, जिसमें विजय चौक पर हर साल 29 जनवरी की शाम को यह आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1950 के दशक में हुई थी। तब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट ने सेनाओं के बैंड्स के डिस्प्ले के साथ इस सेरेमनी को पूरा किया था। बीटिंग द रिट्रीट सेना की छावनी वापसी का प्रतीक होता है। ये समारोह उसी परंपरा की यादें ताज़ा करता है और इसी में इस सेरेमनी में राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट बनते हैं। उनके आते ही उन्हें नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। भारत में हो रहे इस साल के कार्यक्रम में विशेष ड्रोन प्रस्तुति को शामिल किया गया था। इसमें 3000 से भी ज़्यादा ड्रोन पार्टिसिपेट किए थे और वहीं यदि बैंड की बात करें तो इसमें 29 धुनें हमको देखने को मिली थी। इसके बाद वाली न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम देखने वाले हैं, जो कि रिलेट करती है आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तरफ से। ठीक है, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था। इसी के चलते चलते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आयोजन किया गया था इस बार साउथ अफ्रीका में। तो फाइनल जो मैच रहा था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में खेला गया था। इसमें इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से देखा जाए ना तो महिलाएं के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जो है महिलाएं वर्ल्ड कप जीत पाई हैं। नहीं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत को जीतने नहीं देती है, ऑस्ट्रेलिया ही ज़्यादातर चैंपियन रही है। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड यहाँ पर टूर्नामेंट संबंधी हम कुछ स्टेट्स देखने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। जैसे कि हाईएस्ट स्कोर किसका रहा था, ये हैं ग्रेस स्क्रीवेंस। ठीक है, इंग्लैंड अंडर 19 की ये प्लेयर है। 93 रन इन्होंने बनाई हैं, ये हाईएस्ट रहा है। और मोस्ट रन किसकी तरफ से बनाए गए हैं? श्वेता सहरावत, इंडिया अंडर 19 की टीम से हैं ये। 297 सारे जितने भी मैच हैं उनको यदि हम जोड़ दें तो इतने रन इनके हो जा रहे हैं।
वहीं हम यदि बात कर लें मोस्ट विकेट की, तो मैगी क्लार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं, इन्होंने 12 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। टोटल इसमें 41 मैच खेले गए थे। हाईएस्ट इनिंग स्कोर कितना रहा था, वो इंडिया का ही रहा था, ठीक है, 219 रन बनाया था इंडिया ने 3 विकेट खो करके। बेस्ट विन परसेंटेज की यदि हम बात करें तो वो किसका था, इंग्लैंड की टीम था। मोस्ट रन स्कोर्ड इन मैच, ठीक है, तो इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कितने आए, 336 आए। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच में ये मैच हुआ था, मतलब दोनों को यदि देखते हैं तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। और T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था, इसीलिए इस बार हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम को बताती है कि भारत ने कितनी प्रगति किया है और क्या क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें ज़्यादातर चीज़ें बढ़िया ही देखने को मिलने वाली है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया गया है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना वो हायर एजुकेशन के लिए है, प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल के लिए जारी नहीं किया गया है, और साल है 2020-21। हायर एजुकेशन में नामांकन बढ़कर के 4.14 करोड़ हो गया है। पहली बार 4 करोड़ के आंकड़े पार हुए हैं। 2019-20 से 7.5% की वृद्धि देखने को मिली है, और 2014-15 से 21% की बढ़त हमको देखने को मिली है। वहीं जो छात्राओं का रजिस्ट्रेशन है ना 2 करोड़ तक पहुंच गया है। यदि हम 19-20 से तुलना करें तो 13 लाख बच्चों की वृद्धि हुई है। वहीं 14-15 की तुलना में 2020-21 में एससी के छात्रों के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है, और एसटी की जो छात्राएं हैं, एसटी की छात्राओं की रजिस्ट्रेशन में 38% की वृद्धि हुई है। 14-15 की तुलना में 20-21 में एससी के छात्रों का नामांकन 47% बढ़ा है, और जो एसटी की छात्राएं हैं उसमें हमको 63.4% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं यदि हम 14-15 में अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, तो 32% की वृद्धि हुई है, और जो ओबीसी की गर्ल्स हैं, ओबीसी वाली महिलाएं हैं, उनमें 39% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। 14-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20-21 में छात्रों के नामांकन में 29% की वृद्धि हुई है, और जो लड़कियां रही थी उनमें 34% की वृद्धि हुई है। छात्रों मतलब उसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल हैं, कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो सभी सामाजिक समूहों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में सकल जो नामांकन अनुपात है ना, रेशो है, उसमें काफ़ी सुधार हमको देखने को मिला है। इसके अलावा 19-20 से 20-21 में दूरस्थ शिक्षा में, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में जो नामांकन है उसमें भी हमें 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं यदि हम देख लें पिछले साल से 20-21 की तुलना करें तो 70 यूनिवर्सिटीज़ और 1453 कॉलेज बढ़े हैं, मतलब नई नई यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, नए नए कॉलेज बढ़ाए गए हैं। 2017 में जो लैंगिक समानता सूचकांक था वो 1 था, जो कि 2020-21 में बढ़ करके 1.05 हो गया है। वहीं 19-20 की तुलना में फैकल्टी या फिर शिक्षकों की कुल संख्या में हम देख रहे हैं 47,914 की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब यहाँ पर फैकल्टी लिख दिए हैं और ऑब्लिक में शिक्षक कर दिए हैं। अब सरकार को यहाँ पर बताना चाहिए था ना कि सरकारी टीचरों में कितनी वृद्धि हुई है, और जो संविदा वाले हैं हम ऐसे ऐसे करके काम चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये सारा का सारा डेटा है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अधिकतम कॉलेज वाले राज्यों की संख्या। सबसे ज़्यादा कॉलेज कहाँ हैं? कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्रा में, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु। आप ये समझ लीजिए कि साउथ के जो राज्य हैं ना वो बेहतर प्रदर्शन किए हैं कॉलेज के मामलों में। यदि देखें तो अधिकतम कॉलेज की संख्या वाले टॉप 8 जिले कौन कौन से हैं? बेंगलोर सिटी, जयपुर,
हैदराबाद, पुणे, प्रयागराज, रंगारेड्डी, भोपाल और नागपुर। ठीक है, तो बेंगलोर में है 1058 और जयपुर में है 671, हैदराबाद में है 488, पुणे में है 466, प्रयागराज में 374, रंगारेड्डी में है 345, भोपाल में 327 और नागपुर में है 318। वहीं हम बात कर लें कॉलेज की संख्या के मामले में, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष 8 राज्यों में आ जाते हैं। 43% विश्वविद्यालय और 61% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा निकल करके आया है। वहीं फैकल्टी की बात कर लें तो जो कुल संख्या है अब कितनी हो गई है, 15,51,070, जिसमें 57% पुरुष हैं और 42% महिलाएं हैं। तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। पुरुष जो है लगभग 60% ऐसे हैं जो कि टीचर हैं, और वहीं महिलाएं कितनी हैं, मात्र 42%। तो यहाँ से कुछ हमने टीचरों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि कहाँ कहाँ पर जो है बढ़िया कॉलेज स्थापित हुए हैं, कौन से ज़िले ने इसमें टॉप रहा है। इसके अलावा सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, राजस्थान में है, फिर उत्तर प्रदेश में 84 और गुजरात में 83 है। यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर बात करी जा रही है। और यहाँ पर जो हमारे पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, इन सब में हमने कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करी है। 2020-21 में उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न मूलभूत संरचना की उपलब्धता हमने प्राप्त करें, जैसे कि पुस्तकालय 97% जगह में हमको मिला, प्रयोगशालाएं 88% जगह पे देखने को मिली, कंप्यूटर के केंद्र 86 से 91% हो गए हैं, कौशल विकास केंद्र 58 से 61% हो गए हैं, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जुड़ाव हमारा 34 से 56% हो गया है। वहीं यदि हम देखें तो कौन कौन से क्षेत्र में लोग ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, रक्षा, संस्कृत, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, डिजाइन और खेल, यहाँ पर ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। एक बात यहाँ पर और बताई जाती है, देखिए कि स्नातकोत्तर स्तर पर स्ट्रीम के मामले में सबसे अधिक शिक्षार्थियों ने सामाजिक विज्ञान में रजिस्ट्रेशन कराया था, इसके बाद साइंस में। मतलब आप ये समझ लीजिए, यदि मेरा स्नातक हो गया, मैंने कॉलेज कर लिया हूँ, इसके बाद मुझे कॉलेज से आगे मास्टर की डिग्री यदि हासिल करना है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो सोशल साइंस को अपनाते हैं। मतलब आप देख लीजिए हमारे देश में क्या हाल है, लोग साइंस को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। ठीक है, साइंस को लेकर के आखिर वो करेंगे क्या। ये भी डर रहता है कि शायद हम पास ही ना हो पाएँ, ये भी है कि साइंस की इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू ही नहीं रही गई है आज के टाइम में जितनी कि पहले थी, तो हम करने से फ़ायदा ही क्या है। इसलिए भी जो है साइंस में रुचि बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। कहाँ जाते हैं, सीधे जाते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है पूर्व स्नातक स्तर पर विषयों के क्रम में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आर्ट में सबसे ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद साइंस में 15%, वहीं यदि हम बात करें वाणिज्य में 13%, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 11%। अब आप सोच लीजिए, हायर एजुकेशन में सबसे पिछड़ गया हमारा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत जब टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उसको इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में यदि बच्चे पीछे छूट जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी को बताता है। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में यदि हम देखें तो यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान 6 सबसे ऊपर रहे हैं। कौन कौन रहे हैं, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। शिक्षार्थी के नामांकन की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको यहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से संबंधित कुछ बेसिक बातें। इसके बाद में ही हम जो है एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो मनरेगा से संबंधित ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं।
तो 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा अपनाए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने ये घोषणा करी थी कि हम लोगों को रोजगार अवेलेबल कराएंगे। हर साल प्रत्येक ग्रामीण, शहरी, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक बालिग व्यक्ति को कम से भी कम हम 100 दिन का रोजगार देंगे। ऐसी घोषणा 2005 में सरकार की तरफ से करी गई थी। फिर सरकार ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के परामर्श पर लोकसभा में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी कानून पास करा था। अब ये जो मनरेगा एक्ट है ना, ये एक योजना नहीं है, ये एक कानूनी गारंटी है। कानूनी गारंटी कैसी है? मैं जाकर के सरपंच के पास जाकर के बोलूँगा कि मुझे आज काम चाहिए या फिर कल काम चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो मुझे जॉब कार्ड जारी करेगा। जॉब कार्ड जारी करने के 15 दिन के भीतर में यदि उसने मुझे रोज़गार नहीं दिया तो फिर मुझे भत्ता देना पड़ेगा सरकार को मजबूरी में, ठीक है। मतलब कि ये योजना मुझे कानूनी गारंटी देती है काम की। अब आप ये देख लीजिए, ये जो स्कीम है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ही चलती है, शहर में इस प्रकार की कोई भी स्कीम नहीं चलती है। इसलिए आज के टाइम में डिमांड करी जाती है कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ना, शहर में भी लागू होना चाहिए, ताकि ये जो शहरी बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार की गारंटी मिल सके, ठीक है। उनकी जो लाइवलीहुड है ना वो सेफ हो सके। कौन कौन से प्रावधान किए गए थे इसमें आप समझ लीजिए। तो प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए, जैसे मेरी फैमिली में 7 सदस्य हैं और सब 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो सबको गारंटी नहीं दे रही सरकार, एक जन को गारंटी दे रही है कि एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो रोजगार है ना, अनियत शारीरिक श्रम के रूप में न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा, और जिस सप्ताह में काम किया जाएगा मजदूरी उस सप्ताह के 7 दिन के अंदर में अदा कर दी जाएगी। ऐसे उस टाइम में प्रावधान किए गए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। वहीं फिर यदि मैंने काम मांगा तो 15 दिन के भीतर ही काम अवेलेबल कराया जाएगा, और काम आपको 5 किलोमीटर के दायरे में ही अवेलेबल कराया जाएगा। यदि निश्चित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो कितना रहेगा? न्यूनतम मजदूरी का कम से कम 1/3 होगा, 1/3 हिस्सा। एक दिन की सैलरी यदि 300 रुपये है, ठीक है, तो उसको 100 रुपया डेली के हिसाब से आपको देना पड़ेगा यदि आप उसको काम अवेलेबल नहीं कराते हो तो। इसके अलावा काम पर चोट लग गई है तो ऐसे श्रमिकों को जो सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगे थे चिकित्सा अवेलेबल कराना पड़ेगा, अस्पताल में इलाज की सुविधा रहेगी। इसके साथ उनको दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा, जो कि कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी के आधे से कम नहीं होना चाहिए। 100 रुपया मिल रहा था डेली का तो उसको 50 रुपये देना पड़ेगा, इलाज भी फ्री में कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ में किसी श्रमिक की मृत्यु या फिर अंगहानि की हालत में श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून के प्रावधानों के तहत उसके कानूनी वारिसों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बात करें यदि हम मजदूरी का 5% कल्याण योजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सर्वाइवर बेनिफिट, मातृत्व लाभ और सामाजिक सुरक्षा के लिए योगदान के रूप में काटा जाएगा। कुछ कटौती का भी प्रावधान किया गया था। इसके अलावा यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो कड़ी सजा का निश्चित करी गई है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए सभी खाते और रिकॉर्ड सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए थे कि इसकी सरकारी जांच हो सकती है। इसके लिए देखिए, जिला कलेक्टर या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस प्रोग्राम को जिला लेवल पर चलाने के लिए उत्तरदायी रहेगा। और सामाजिक अंकेक्षण, जिसको सोशल ऑडिटिंग कहते हैं, तो सोशल ऑडिटिंग के रूप में ग्राम पंचायत कार्य का निरीक्षण करेगी। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। तो अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल में मेनली फोकस किया जाता है कि केंद्र सरकार जो है किस प्रकार से कहती तो ज़रूर है कि हम जो है विकेंद्रीकरण की पॉलिसी अपना रहे हैं, लेकिन काम क्या करती है वो? केंद्र सरकार ऊपर बैठ कर के अपनी योजना बनाती है
और उसको सभी राज्यों को कहती है कि ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सरकार को डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करेंगे आप? राज्य सरकारों से थोड़ा सलाह मशविरा लीजिए, लोगों की सुनिए कि उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। जब आप उस वर्कर से ही नहीं पूछोगे जो कि मेहनत मजदूरी करने जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत, तो आप सुधार किसके लिए लेकर के आ रहे हो? तो जब भी आप मनरेगा में सुधार की बात करते हैं, नरेगा में सुधार की बात करते हैं, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा वर्कर के ऊपर और उसके ड्यू के ऊपर। कई सारे ऐसे राज्य हैं जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, पैसा नहीं दे रही है, तो हम कैसे करके अपने वर्करों को पैसा देंगे। इसी के चक्कर में क्या हो गया है कि वर्कर लोग मनरेगा में काम करना बंद कर दिए कि हमने तो काम कर लिए हैं और महीना भर हो गया पैसा नहीं आया, तो हम मनरेगा में काम करके करेंगे क्या? जब मुझे कल के लिए ही मुझे खरीदना है, कल ही मुझे खरीद के खाना है, और यदि मुझे आज पैसा नहीं मिला तो मैं कैसे काम चलूँ? वही अच्छा है कि मैं चले जाता हूँ नागपुर कमाने के लिए, वहीं पर ठीक है ईंटा मजदूरी वाला काम करता हूँ, उसी से अपना कम से कम हफ्ते में तो मुझे पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिले हैं। यदि कोरोना काल के बाद से यदि हम बात करें तो कोरोना के दौरान में बहुत सारे लोग ऐसे हुए थे ना कि जैसे कंपनियां बंद हो गई थी लॉकडाउन के दौरान में, तो सब शहर छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे थे। इसलिए उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी मनरेगा में काम की। लेकिन आज के टाइम में उल्टा हो गया, सरकार ने बजट कम कर दिया है, बोल रही थी कि जब कभी कमी पड़ेगी तो हम इसको बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अपोजिशन में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ तो एकदम ठनी ही रहती है कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही, तो कैसे करके हम मनरेगा के ड्यू को पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार बहुत सारा नया नया सिस्टम लेकर के आई थी, जैसे अटेंडेंस को लेकर के नया सिस्टम लेकर के आई थी। ठीक है, तो उसमें आप ये देखोगे नेटवर्क नहीं है, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, हाजिरी के लिए उनको एक एक घंटा दो दो घंटा रुकना पड़ जा रहा है। तो ये नया सिस्टम कौन से काम का उनको घर में जा कर के गाय बैलों का काम करना है, घर की साफ़ सफाई करना है, खाना बनाना है, लड़के बच्चों को देखना है, क्या क्या काम उनको नहीं करना रहता है। तो आप नया सिस्टम ला ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसमें आप वर्करों के बारे में ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर यहाँ पर किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें सुधार करना कोई नई बात नहीं है। वास्तव में जिस उत्साह के साथ सुधारों को पेश किया जाता है ना, वो अक्सर इसकी जो क्षमता है उसको पार कर जाता है, इसकी अनुकूलता की जो क्षमता है उसको पार कर जाता है। हर बार जब प्रशासनिक तंत्र एक सुधार के कदम के साथ आगे बढ़ता है ना और पैरों में खड़ा होता है, तो दूसरे ही कदम पर उनको प्रहार हो जाता है। इस प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं कि एक चीज़ ठीक करे हैं, दूसरी जगह प्रॉब्लम आ गई है, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। केंद्र सरकार की सबसे हालिया चिंता है कार्यक्रम के प्रतिगामी खर्च पैटर्न को लेकर के। प्रतिगामी खर्च पैटर्न हम किसको बोलेंगे? जो भाई ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं आप उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हो, और जो लोग फंड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर कम खर्चा कर पा रहे हैं उसको आप पैसे ही नहीं दे रहे हो। वेयर द पुअर स्टेट स्पेंड लेस नरेगा फंड, हम क्या देख रहे हैं, ये जो गरीब स्टेट है ना वो उतना ज़्यादा नरेगा के फंड को नहीं खर्च कर पा रहे हैं, बेटर ऑफ वंस। ठीक है, और वहीं यदि जो अमीर राज्य हैं वो ज़्यादा अच्छे से नरेगा फंड को यूज़ कर पा रहे हैं। तो एस इफ ऑन क्यू a committee to suggest reform has been constituted instead of listening to the long standing demand of worker and their collective। तो श्रमिकों और उनके सामूहिकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सुनने के बजाय सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति का आपने गठन कर दिए। लोगों की नहीं सुने, आपने समिति की सुने। नरेगा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके सबसे बुनियादी डिजाइन, इसके जो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो बुनियादी डिजाइन सिद्धांतों को आपने भुला दिए हैं या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज आपने कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंटाइटलमेंट्स है उनका जो वायलेशन हो रहा है, अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। पहली बात करी जाती है कि वेज पेमेंट में जो डिले हो रहा है उसको आप सॉल्व करिए, तब जाकर के आप जो है जो वर्कर है ना उनके भरोसा को जीत पाएंगे, उनको ये भरोसेमंद प्रोग्राम लगेगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिया था गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर करिए वेजेस वर पेड ऑन टाइम, आप जो मजदूरी दे रहे हो ना वो टाइम पर आप लोगों को मजदूरी दे दो। ठीक है, यदि कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर वेट फॉर वेजेस फॉर मंथ्स एज इक्वल टू फोर्स्ड लेबर, यदि आप महीनों तक लटका के रख रहे हो मजदूरों के पैसे को ना, तो इसका मतलब ये है आप फोर्स्ड लेबर करवा रहे हो, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो। हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन इवन ए सिंगल डिसिसिव स्टेप टेकन बाय मिनिस्ट्री सिंस देन, फिर भी मिनिस्ट्री के द्वारा ना ऐसा कोई भी जो है निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। इसके बजाय केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने वाली बन गई है। तो इसको तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा उनकी जो पेमेंट सिस्टम है ना उसको आपने क्या काम कर दिए हैं, और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिए हैं। कितना ज़्यादा आपने पेचीदा बना दिया है उनकी मजदूरी को, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया जाता। फॉर इंस्टांसेस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो फॉर इंस्टांसेस 7 और मोर फंक्शनरीज हैव टू साइन ऑफ, 7 या फिर 7 से भी ज़्यादा पद अधिकारियों को साइन करना पड़ जाता है, ठीक है, वर्कर की पेमेंट के पहले। ठीक है, तब जाकर के उसकी पेमेंट क्या होती है, अप्रूव होती है। स्टेज 1 ऑफ वेज पेमेंट साइकिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वेज पेमेंट साइकिल का पहला ये साइकिल माना जाता है। दिस डज नॉट इवन इंक्लूड द सीरीज ऑफ डिलेज फ्रॉम व्हेन द पेमेंट इज अप्रूव्ड टिल पेमेंट इज मेड। इसमें तो हमने उस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं करे हैं, उस डिले को हमने अप्रूव नहीं करे हैं जब ये जो पेमेंट अप्रूव कर दी गई है टिल पेमेंट मेड। स्टेज 2 नंबर का साइकिल क्या है, जैसे कि मैंने अप्रूवल दे दिया हूँ, अब इसके बाद पता नहीं मुझे कितने दिन के बाद पैसा मिलेगा, ये सेकंड स्टेज है। तो पॉइंट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पेमेंट की प्रोसेस को, एंड हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट, ये जो है पारदर्शी तरीके से होना चाहिए अबाउट पेंडिंग वेज पेमेंट इन स्टेज 1 एंड 2 सो दैट बॉटलनेक कैन बी करेक्टेड, ताकि जो भी कमियां हैं उसको हम करेक्ट कर सकें। इसके लिए ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की हमको ज़रूरत है। इसके बाद सेकंड नंबर की हम बात कर लेते हैं, जहां रोजगार सृजन अधिक है वहां खर्च पर अंकुश लगाने के बजाय सरकार, जहां खर्च कम है वहां कार्यान्वयन क्षमता को आप मजबूत करिए। ठीक है, स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज वेयर एक्सपेंडिचर इज लो, जहां पर कम खर्चा हो रहा है तो आप ऐसा करिए कि वो राज्य ज़्यादा खर्चा करे, इंस्टीड ऑफ कर्विंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको जो है उनके एक्सपेंडिचर को कर्व नहीं करना है, उसको उसके ऊपर रोक नहीं लगाना है कि ये कम खर्चा कर रहे हैं तो हम उनको देंगे नहीं, 50 की जगह 40 ही रुपये देंगे। तो स्टेट विच आर स्पेंडिंग मोर आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम बेटर। ठीक, ऐसे स्टेट जो कि ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है इस प्रोग्राम को वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास अच्छी कैपेसिटीज़ है। एज सेवरल स्टडीज इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स ऑन इकोनॉमिक सर्वे कंक्लूडेड इन 2016 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से हमें ये बात पता चलती है। वहीं हम बात कर लें एक यूनिवर्सल डिमांड बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे कि मनरेगा,
रिफॉर्म्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टारगेटिंग बेटर। ठीक है, तो हमारे जो रिफॉर्म्स हैं ना, हम जो सुधार कर रहे हैं लक्ष्य पर आधारित बेहतर नहीं हो सकते। बहिष्करण पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, ना कि त्रुटियों को शामिल करना। तो देयर हैज़ टू बी फोकस ऑन एक्सक्लूजन। जो लोग इससे बाहर हो जा रहे हैं उनको हमें कैसे भी करके इस स्कीम के अंदर डालना है, एंड नॉट इंक्लूजन एरर। यहाँ पर जो है एरर का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें जो है एक्सपेंडिचर और जो इनकम पॉवर्टी है इसको यूज़ करने की बजाय एज द ओनली मार्कर्स एक्सक्लूजन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एट हाउस होल्ड लेवल। हमें घर घर जाकर के पता लगाना पड़ेगा कि वास्तव में कौन किसको काम मिल पा रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा है। देयर इज एनफ एविडेंस टू शो दैट नरेगा इज फेयरली वेल टारगेटेड, बेनिफिटिंग द पुअरेस्ट स्पेशली SC कैटेगरी, ST कैटेगरी फैमिलीज। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मनरेगा के अंतर्गत ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि मनरेगा से और SC और ST कैटेगरी के लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर कुछ स्कोप है कि हम जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पर जो है SCs और ST फैमिली का जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोअर है देन देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो ऐसी जनसंख्या को आप पता लगाइए, ऐसे लोगों को आप पता लगाइए जो SC ST के लोग हैं, अदर की तुलना में उतना ज़्यादा उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। दिस वुड इंडिकेट पॉकेट्स वेयर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड आर बीइंग नज्ड आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे व्यक्तियों को निकाल करके सामने लाएंगे जो कि इस प्रोग्राम से बाहर रहे हैं। यहाँ से ये इंडिकेट हो जाता है प्लेसेस वेयर द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज नीड टू बी हाउल्ड अप फॉर फॉलिंग टू इंश्योर वर्क इज कंप्लीटेड। और यहीं से अधिकारियों को पता भी चल जाएगा, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चलेगा कि कहाँ हमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमें जो है इसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, ताकि जो है काम जो है सबके लिए इंश्योर हो सके। और यहाँ पर जो है मिनिमम वेज पर भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा द ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसका? नरेगा का, कैन फ्लैग एरियाज वेयर इंटाइटलमेंट आर वायलेटेड इंस्टीड ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए टूल बाय ब्यूरोक्रेट टू सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल थिंग। आपने जो ऑनलाइन सिस्टम लेकर के आए हैं ना, वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया है। ठीक है, ये अच्छा है केवल ब्यूरोक्रेट्स लोगों के लिए, जो कि अपना सेंट्रलाइज बना लेते हैं, कंट्रोल बना लेते हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम के माध्यम से। एक बात और है, तीसरे नंबर की बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस प्रोग्राम को आप हमेशा जो है कानून पर आधारित मान करके ही इम्प्लीमेंट करिए। इसको आप स्कीम समझ करके इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी मत करिए। थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे दे रहे हैं, इसके अलावा पैसे को रोक दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम करती है। तो यही तो फंडामेंटल रीज़न है कि क्यों जो है स्टेट गवर्नमेंट फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रही हैं नरेगा का। आज के टाइम में आप देखोगे 18,191 करोड़ रुपये की लायबिलिटी है केंद्र सरकार के ऊपर, 24 स्टेट को इतना पैसा देना है। पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स on account of inadequate funds typically discourage and often deny demand for work। अब आप समझ लीजिए कुछ जो ऐसे गरीब राज्य हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस पुअर है, और यदि दूसरी तरफ उनके पास पैसा भी अच्छा खासा नहीं आ पा रहा है स्कीम से, इस सब के चलते चलते डिस्करेज देखने को मिलता है एंड ऑफन डिनाई डिमांड फॉर वर्क। ठीक है, इस सब बातों के चलते चलते वर्कर लोग जो है मनरेगा में उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में कंडीशन ऐसी हो गई है। बिहार के बारे में बात करी जाती है, बिहार का यहाँ पर एग्जांपल लिया जाती है कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है
of organizing Manrega workers in several districts of Bihar. We have found that even when we have been able to get receipt for our work demand application, हमें जो है काम के लिए अनुमति भी मिल गई है, लेकिन जब हम साइट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है साइट जो है टाइम पर नहीं ओपन हुई है। एंड वर्क प्रोवाइडेड डज नॉट मैच डिमांड, और जैसा काम आप दे रहे हैं, वर्करों से करवा रहे हैं, वो डिमांड को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार की हमको गड़बड़ियाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो काम मांगो अभियान है ना, जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2013 के द्वारा, ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क की डिमांड में गिरावट हमको देखने को मिली अंडर नरेगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था इस कैंपेन को, विच लिटरली मीन्स आस्क फॉर वर्क, जिसका मतलब होता है काम की आप जो है डिमांड करिए। विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन 6 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट, 6 जिला 6 राज्यों की बात कर रहे हैं। 53,000 वर्कर ने डिमांड किया था वर्क कटिहार डिस्ट्रिक्ट में अकेले ही। एंड डेटेड रिसिप्ट वर प्रोवाइडेड, इसके अलावा डेट वाली रिसिप्ट जो है प्रोवाइड करी गई थी। अब इसके बाद उनका दुर्भाग्य है कि जो हिस्टोरिक नंबर ऑफ वर्कर है ना, वो डिमांड कर रहे थे वर्क, वर लेट डाउन बाय मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने इनके काम को क्या है, ठंडे बस्ते में डाल दिया। बिकॉज फंड टू ऑनर द डिमांड वर नॉट रिलीज टू स्टेट इन द टाइम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइम में जब आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं दे पाए थे, तो वहाँ के जो मनरेगा के वर्कर हैं, राज्य की सरकार उनको काम भी नहीं दे पाई। इस प्रकार के रीजन हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद 4th नंबर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी प्रस्तावित सुधार पर चर्चा को आप सहभागी बनाइए, पार्टिसिपेटरी बनाइए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो नरेगा भारत भर में एक जीवंत जन आंदोलन की मांगों से उभरा है और इसकी आधारशिला सार्वजनिक जवाबदेही के लिए इसके पथ प्रदर्शक वाले प्रावधान किए गए हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाले इस प्रकार में प्रोविजंस किए गए हैं। जन भागीदारी की भावना पर निर्माण करने की ज़रूरत है, जिसने नरेगा को एक संस्थागत ढांचा दिया है जो अपने समय से काफ़ी पहले थी। मतलब कहना चाहिए हम ऐसा काम करे थे जो कि उस जमाने का एकदम लेटेस्ट सोच पर आधारित था। तो इसके साथ साथ में बताया जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने प्ले किया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ द नरेगा। नरेगा की सफलता, नरेगा की विफलता, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। एंड एनी प्रपोज रिफॉर्म मस्ट बी टेबल्ड इन स्टेट असेंबलीज। सबसे पहले आप क्या है, स्टेट की असेंबली में सुधार को रखिए। इन एडिशन टू पार्लियामेंट अलोंग विथ ब्रिंगिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इनटू द डिस्कशन। और जब आप इसके नियम कानून से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करोगे ना, तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, मजदूर लोगों के यूनियन हो, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्व समूह सहायता समूह हैं, उनके लोगों को भी आप चर्चा में बैठा लिए, ऐसा यहाँ पर सजेशन दिया जाता है। आगे जो समस्या है वो है टॉप डाउन रिफॉर्म्स एज ए प्रॉब्लम। 5वें नंबर की बात ये है कि ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, क्या काम करें, कुछ अटेम्प्ट करें ताकि वो मैप कर सके इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स रिफॉर्म्स का ऑन एक्सेस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नरेगा। आप जो जो रिफॉर्म लेकर के आ रहे हो उसका आप सबसे पहले मेजरमेंट करिए, ठीक है। पार्टिकुलरली जो पुअर स्टेट है वहाँ पर आप मेजरमेंट करने का काम करिए। कई सारे जो सुधार हैं, अधिकांश ने केंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली,
संपत्तियों की भू टैगिंग करना, एक राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली करना, ये सारे ने क्या है ना उसकी जो वर्किंग है उसको प्रभावित किया है। मुजफ्फर ज़िले पे हम बात करें तो 3,000 महिला नरेगा कार्यकर्ता NMMS एप्लीकेशन के खिलाफ विरोध कर रही हैं क्योंकि ऐप उनकी उपस्थिति दर्ज करने में फेल हो रहा है। उनका वेतन बंद कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों का दौरा करने पर समिति के सदस्यों को विरोध करने वाले श्रमिकों से मिलना चाहिए। मतलब शीर्ष से नीचे के सुधारों के परिणाम स्वरूप नरेगा श्रमिकों के अधिकारों से वंचित करने के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए क्योंकि डिजाइनिंग में श्रमिकों की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो तंबाकू के ऊपर टैक्स को बढ़ाने को लेकर के है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ जो फोकस किया जाता है ना वो यही है कि केंद्र सरकार की जो कमाई है आज के टाइम में GST आने के बाद से तंबाकू जैसे उत्पादों के ऊपर कम हो गई है। तो सरकार कौन सा ऐसा कदम उठाएगी जिससे उसकी कमाई अच्छी खासी होगी। और दूसरी बात ये है, कमाई तो हमारी अच्छी हो जाएगी, लोग इनको कंज्यूम भी कम करेंगे क्योंकि सरकार इनको ठीक करने में ना ज़्यादा पैसा खर्च कर दे रही है। तंबाकू खा खा के लोगों की बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको कैंसर हो रहा है, उनकी डेथें हो रही हैं, इसमें उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ जा रहा है। जबकि वहीं तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाने से ना उसकी कमाई कम हो रही है। इसलिए इस पर यह फोकस किया जाता है कि आप एक काम करो, तंबाकू से जुड़े जो उत्पाद हैं उनको महंगा कर दो, 5 की जगह 10 रुपया उसको कर दो ताकि लोग कम खरीदेंगे। लेकिन इससे ऐसा है कि जो गरीब लोग हैं ना चपत उन्हीं को बैठने वाली है। जिसकी जेब में पैसा है तो वो तो बिल्कुल नहीं देखेगा कि 5 रुपया की थी 10 रुपया में मिल रही है तो मैं एक लूँ कि नहीं लूँ, ये बिल्कुल भी वो सोचने वाला नहीं है। इसमें नुकसान होने वाला है गरीबों को। तो अब वो व्यक्ति क्या काम करेगा, अपना पेट काट के खाने की चीज़ों को कम करके वो अपने तंबाकू का जो खर्चा है ना बजट है उसको बढ़ा देगा। ऐसे जो है साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये ज़रूर होगा कि तंबाकू का जो कंजप्शन है ना वो घट जाएगा। अब शुरुआत करी जाती है एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत फेमस किताब है। इस किताब का नाम आप याद रखिए, ठीक है। यहीं से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ था। इन्होंने क्या तर्क दिया था कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि शुगर, रम और तंबाकू, चूँकि ये हमारी लाइफ के लिए उतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन इनको बहुत बड़े तौर पर कंज्यूम किया जाता है। एंड 10 गुड कैंडिडेट्स फॉर टैक्सेशन। इसका मतलब ये है, एक काम करिए, इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इनके ऊपर आप टैक्स लगा दो, एडम स्मिथ ने कहा था। यदि हम बात करें इंडिया में जो रिसर्च हुई है और विश्व के अराउंड में जो रिसर्च हुए हैं वो सपोर्ट करती हैं यूज़ ऑफ टैक्सेस टू रेगुलेट टोबैको कंजप्शन। स्टडी का यहाँ पर सहारा लिया जाता है और कहा जा रहा है कि आप एक काम करिए, इसके कंजप्शन को रोकना है, इसके कंजप्शन को बढ़ाना है, तो एक ही चीज़ है, आप जो है टैक्स पर फोकस करिए, टैक्सेशन पर फोकस करिए, ठीक है। यदि आपने टैक्स कम कर दिया तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। यदि आपने इनको महंगा कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो लोग कम खरीदेंगे, कम कंज्यूम होगा और लोगों, और जिस प्रकार से हमारी जो GDP बढ़ती जा रही है उसको चाहिए स्वस्थ वाले व्यक्ति। अब जब आपके लोग, आपका जो वर्क फोर्स है तंबाकू खा खा करके बीमार पड़ेगा, तो कैसे करके आप जो है अपनी GDP के लिए स्वस्थ कामगार अवेलेबल कराएंगे, कैसे करके आप जो है 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का सपना पूरा कर पाएंगे। इसी के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। 2017 में क्या हुआ था, जो इकोनॉमिक बर्डन है, इसके अलावा हेल्थ केयर का जो एक्सपेंस है ना तंबाकू यूज़ के चलते चलते, इसके अलावा जो सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोज़र है उसका खर्चा था 2340 बिलियन रुपया, मतलब GDP का लगभग 1.5%। जबकि इंडिया का जो एवरेज एनुअल टोबैको टैक्स रेवेन्यू है ना वो कितना है, मात्र 537 बिलियन रुपया है। 5 के 20, 5 25, 5 गुना ज़्यादा
सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, और कमा कितना रही है टैक्स से मात्र सरकार? 537.5 बिलियन रुपए। तो गवर्नमेंट का गोल है, इसके बावजूद ऑफ मेकिंग इंडिया कुड हार्म जीडीपी ग्रोथ। हमने टारगेट बहुत निर्धारित करे हैं, लेकिन हमारी जो जीडीपी की, इसके बाद यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई, उसको हम देखने वाले हैं, वो है एड वेलोरम टैक्स। तो जो एड वेलोरम टैक्स होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो कि बेस्ड रहता है किसी भी आइटम की एसेस्ड वैल्यू के ऊपर। एसेस्ड वैल्यू का मतलब होता है अनुमानित वैल्यू, जैसे कि रियल एस्टेट या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी। तीन अलग अलग चीज़ें हम रखते हैं, तीनों में हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स को रखा जाता है। इसी को ही हम बोलते हैं एड वैलोरम टैक्सेस। तो हमारा जो करंट जीएसटी सिस्टम है तंबाकू के टैक्सेशन के मामले में इंडिया में, उसमें कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जिसके चलते चलते हम जो है इसका जो रेगुलेशन है ना उसको कर पा रहे हैं, या फिर उसको हम जो है रेगुलेट कर पाते हैं कि कितना कंजप्शन को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके लिए हम उसके ऊपर टैक्स को बढ़ा देते हैं या फिर टैक्स को घटा देते हैं। इस प्रकार का सिस्टम हम अपनाते हैं। एक और इशू है, ठीक है, वो ये है कि ओवर यूज़ ऑफ एड वेलोरम टैक्स से रिलेटेड, जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है किसी भी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए तंबाकू से जुड़े उत्पादों के मामले में। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूज़ करती हैं स्पेसिफिक या फिर मिक्स्ड टैक्स सिस्टम को, इस प्रकार के जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, ताकि लोग उनको कम कंज्यूम कर सकें। हमारा जो जीएसटी सिस्टम है, ठीक है, वो किसके ऊपर रिलाइज करता है? ज़्यादा से ज़्यादा एड वेलोरम टैक्स के ऊपर, यदि हम प्री जीएसटी सिस्टम से इसकी तुलना करें तो, जो कि प्राइमरी तौर पर यदि देखें तो यूज़ करता है स्पेसिफिक एक्साइज टैक्स को। कई सारी कंट्रीज़ हैं जहां पर जीएसटी है या फिर वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, वो जीएसटी तो लगा ही रहे हैं तंबाकू के प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी, एडिशनल टैक्स भी वो लगा देते हैं। हमारे इंडिया की बात करें, शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यदि हम टोटल तंबाकू के ऊपर जितना टैक्सेस लग रहा है उसमें कितना हिस्सा केंद्र सरकार के पास में जा रहा है, तो उसमें हमको गिरावट देखने को मिल रही है प्री जीएसटी लेवल और पोस्ट जीएसटी लेवल से यदि हम तुलना करते हैं तो। मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि जीएसटी आने के पहले केंद्र सरकार के पास ज़्यादा टैक्स जाता था तंबाकू के ऊपर जो लगता था वो, लेकिन आज के टाइम में जब से जीएसटी आई है तब से टैक्स का जो शेयर है केंद्र सरकार के पास में कम हो गया है। सिगरेट के मामले में बताया जा रहा है पहले 54% हुआ करता था, आज के टाइम में 8% हो गया है। बीड़ी पहले 17% से हिस्सा जा रहा था, आज के टाइम में मात्र 1% हो गया है। इसके अलावा जो स्मोकलेस टोबैको है पहले 59% था, घट कर के 11% हो गया है। इसके साथ साथ में काफ़ी बड़ा जो कंपनसेशन सेस है, इसके साथ साथ में नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी, जिसको शॉर्टकट में एनसीसीडी बोलते हैं, इसको कहाँ पर लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं एज ए ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन सर्टेन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेसिफाइड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट 2001। तो जो एनसीसीडी की हम बात कर रहे हैं, 2001 के कानून में कुछ कुछ जो वस्तुएं हैं वो इसमें स्पेसिफाई कर दी गई हैं कि 3 चीज़ें या 4 चीज़ों के ऊपर हम ये टैक्स लगाएंगे, तो सारी चीज़ें एनसीसीडी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो करेंटली इसको हम जो है अप्लाई करते हैं तंबाकू के उत्पादों में, ठीक है, वो भी स्पेसिफिक है। यदि जो स्पेसिफिक टैक्सेस है ना, इसको हम रेगुलरली टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, महंगाई को एडजस्ट करने के लिए, इससे उनकी जो वैल्यू है ना उसमें गिरावट आ जाती है। इसके साथ साथ में जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है ना, इसको अनिवार्य कर देना चाहिए
फॉर एनी स्पेसिफिक टैक्स रेट अप्लाइड ऑन टोबैको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग को सीधे सीधे रिलेट करने की बात करी जाती है तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ में। अब बात करी जाती है अलग अलग किस्म के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर अलग अलग आपने टैक्सेस लगा दिए हैं या फिर अलग अलग किस्म की कमाई आपको उनसे हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको जो है अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्सेस की इनकम केंद्र सरकार के पास दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि ये जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो केवल 15% है। ठीक है, तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से यदि हम सिगरेट पीने वालों को देखें तो वो व्यक्ति केवल 15% है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आप टैक्स इन्हीं से वसूल रहे हैं, लगभग 80%। इसके अलावा बीड़ी है और स्मोकलेस टोबैको है, यहाँ पर टैक्स आप कम लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेवन करिए। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ना, इनको जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी टोबैको के प्रोडक्ट्स में, एस नन इज़ मोर और लेस हार्मफुल। कोई भी जो उत्पाद है ना तो कम हानिकारक है और ना ही ज़्यादा हानिकारक है, मतलब सब बराबर हैं, तो सबके ऊपर टैक्स एक सा लगाना चाहिए। एक जो मेन प्रिंसिपल है टोबैको टैक्सेशन के पीछे, ठीक है, वो क्या है? प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ को बचाना, उनको सेव करना, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मेन रीज़न है। इसीलिए हम जो है टैक्स की बात करते हैं। नोट वाली बात यह है कि ये जो बीड़ी होती हैं ना, ओनली टोबैको प्रोडक्ट्स विथआउट ए कंपनसेशन सेस, इसमें आप किसी प्रकार का सेस नहीं लगा रहे हैं जीएसटी के अंडर में। जबकि हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा हार्मफुल होती है यदि हम सिगरेट से भी तुलना करते हैं बीड़ी की। तो हम देख रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का सेस या फिर टैक्स नहीं लगा रहे हैं बीड़ी के ऊपर। हैज़ नो पब्लिक हेल्थ रेशनल, और इसका सही बिल्कुल भी हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका किस अनुपात में असर पड़ रहा है, कि यदि हमने इसको फ्री कर दिया है टैक्स से या सेस से तो कितना असर करेगा। करंट में यदि हम बात करें 6 टायर टैक्स स्ट्रक्चर की, 6 लेवल वाला जो स्ट्रक्चर हमने तैयार करे हैं टैक्स का सिगरेट के लिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है सिगरेट कंपनीज़ को कि वो अवॉइड कर देती हैं या फिर बच निकलती हैं टैक्सेस से, और ये मैनिपुलेट कर देती हैं सिगरेट की लेंथ को। ठीक है, सिगरेट की लंबाई को कम ज़्यादा करके ये टैक्स से बच जाती हैं। एंड फिल्टर्स फॉर सिमिलरली नेम्ड ब्रांड्स, और भी दूसरी चीज़ ये है, लंबाई छोटी कर दीजिए, दूसरा ब्रांड बना दीजिए, इस प्रकार से वो टैक्स से बच निकलती हैं। तो हमें क्या काम करना था, ये जो टायर्ड वाला सिस्टम हम लेके आए हैं सिगरेट के लिए, इसकी जगह में और इसको हमें जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर ये जो 6 लेवल आप लाए हैं ना उसको 2 लेवल का बना दीजिए, विच कैन देन बी फेज्ड आउट ओवर टाइम टू हैव ए सिंगल टायर। बाद में फिर इसको 2 लेवल से भी आप सिंगल लेवल कर दो, ताकि इस प्रकार जो कंपनियां हैं ना बच ना सकें। इसके बाद एक और असमानता हम यहाँ पर देख रहे हैं जीएसटी रेट को लेकर के। ठीक है, स्मोकलेस टबाकू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल जिनसे हम अन्य चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जैसे कि तंबाकू की पत्तियाँ हो गई, तेंदू का पत्ता हो गया, इसके अलावा सुपारी, पान के पत्ते हो गए, सुपारी हो गई। यहाँ पर या तो सरकार 0 टैक्स लगा रही है या तो फिर 5 से लेकर के 18% जीएसटी लगा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी प्रोडक्ट के लिए दैट आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टबाको मेकिंग। यदि आप इन सब से तंबाकू का निर्माण कर रहे हैं, तंबाकू की प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो आप उनको यूनिफॉर्म 28% की जीएसटी स्लैब में लेकर के आइए। दिस विल जनरेट द राइट पब्लिक हेल्थ मैसेज।
और यहाँ से लोगों में सही सही हेल्थ पब्लिक हेल्थ मैसेज जाएगा दैट ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स आर बैड एंड देयर कंजप्शन नीड टू बी डिस्करेज्ड। इसका मतलब ये हो गया जितने भी तंबाकू के उत्पाद हैं ना वो बुरे होते हैं और उनका जो कंजप्शन है ना इसको हमें कम करना है। वहीं स्मोकलेस टोबैको के कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे इंडिया में, इनके ऊपर हम जो है टैक्स लगा रहे हैं इन इफ़ेक्टिव तरीके से। क्यों? क्योंकि जो है इनको छोटे छोटे रिटेल वाले पैक के रूप में बेचा जाता है, लगभग आधा ग्राम या फिर उससे भी कम के साइज के ये पैक रहते हैं। अब हम इनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, विच कीप्स द प्राइस लो। इसका मतलब ये हो गया है कि एकदम छोटे छोटे पैकेट बना करके हम बेचते हैं, प्राइस कम रखेंगे, टैक्स अभी हम बच जाएंगे। तो अब हमें क्या काम करना है, एक मानक तैयार करना है, इसके अलावा हमें इंक्रीज़ कर देना है रिटेल के प्राइस को। ठीक है, ये अनिवार्य कर देना है स्टैंडर्ड वाले पैकिंग सिस्टम को, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है स्मोकलेस टबाकू के पाउच के ऊपर। ठीक है, कम से भी कम मिनिमम जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम का एक पैकेट होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है जो भी चेतावनी इसमें लिखते हैं ना वो चेतावनी को आप अच्छे तरीके से ठीक है इसमें छाप सकते हैं। जीएसटी करेंटली एग्जैम्ड स्मॉल बिजनेसेस। जीएसटी आज के टाइम में क्या काम करता है, जो छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको जीएसटी से फ्री कर दिया गया है। तो जैसे कि 40 लाख एनुअल टर्नओवर से यदि कम कमाई हो रही है तो जीएसटी से फ्री कर दिया गया है। कई सारी जो स्मोकलेस टोबैको और जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो ऑपरेट हो रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, विच रिड्यूस द टैक्स बेस ऑन दीज प्रोडक्ट्स। इससे क्या होता है, टैक्स का जो बेस है ना इन प्रोडक्टों में ये लोग कम कर दे रहे हैं। जबकि ये जो एग्जेम्पशन हम दे रहे हैं इसका क्या इंटेंट है, इसका इंटेंट है कि हमें जो है स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ रेशनल रिक्वायर दैट दे नॉट बी एक्सटेंडेड टू बिजनेस दैट प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट टबाको प्रोडक्ट। अब वो चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना बन जाएं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी के रूप में यदि ये विकसित हो जाती हैं फिर और भी बड़े पैमाने पर ये अपना प्रोडक्शन करने वाली हैं। तो इन छूटों का जो उद्देश्य होता है छोटे व्यवसायों की रक्षा करना होता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क के लिए ये जरूरी है कि उन्हें तंबाकू उत्पादों का उत्पादन या फिर वितरण करने वाले व्यवसायों तक हम विस्तार ना करें। इसलिए इन छूटों पर शर्तें लगाई जानी चाहिए ताकि तंबाकू कारोबारियों को इनसे कोई प्रकार का फायदा ना हो। वहीं यदि हम बात कर लें जीएसटी से पहले, तंबाकू पर टैक्स लगाना राज्य सरकारों के लिए राजस्व बढ़ाने का एक साधन बन गया था और इससे वो खपत को भी कंट्रोल कर लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, राजस्थान 65% तक वैट लगाया करता था तंबाकू के उत्पाद के ऊपर। जब से जीएसटी आया है अब स्टेट के पास पावर ही नहीं रह गई है कि वो है तंबाकू के ऊपर टैक्स को बढ़ा सकें, विच हिंडर देयर एबिलिटी टू इंक्रीज रेवेन्यू। इससे उनका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा है और ना ही वो कंजप्शन को रोक पा रहे हैं। वहीं यदि हम बात कर लें यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस कंट्री की, ये सबसे बढ़िया रहेगा। जबकि पूरे देश में एक समान कर यदि हम लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसे नियमित अंतराल पर नेशनल लेवल पर ठीक है और नॉट इंक्रीजिंग इट एट द नेशनल लेवल एट रेगुलर इंटरवल्स हार्म पब्लिक हेल्थ। यदि हम जो है नेशनल लेवल पर इसको टाइम टाइम पर बढ़ाते नहीं है ना तो लोगों के स्वास्थ्य पर ये बुरा ही असर करेगा। इसके बाद फ्रंट पेज से यदि हम देखें तो उड़ीसा से एक न्यूज़ आई है। उड़ीसा के एक मिनिस्टर हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर के द्वारा। मतलब पहले ये सिक्योरिटी ऑफिसर रहे थे, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये जो अटैक किया गया है उसकी आलोचना करी है। ठीक है कि ये जो अटैक किया गया है ना इसको सुनकर
काफ़ी मुझे शौक हुआ है, काफ़ी मुझे निराशा हो रही है कि किस प्रकार से दुर्भाग्य मंत्री के साथ में रहा था। नाबा किशोर दास, ठीक है, वो मंत्री का नाम है नाबा किशोर दास, और इनकी ही जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और इसी न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इन्होंने इनको गोली मार दिया है इनकी सर्विस रिवॉल्वर के माध्यम से। और बताया जा रहा है इनके साथ में एक और जो व्यक्ति था ना, वो भी घायल हो गया है। उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नाबा किशोर दास की रविवार को राज्य के ब्रजराज नगर शहर में एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जो आरोपित व्यक्ति है गोपाल दास कस्बे के गांधी पुलिस चौकी पर तैनात है। वो पहले मंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी भी रहे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि लेप्रोसी की बीमारी से रिलेटेड है। तो WHO की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी करी गई हैं लेप्रोसी की बीमारी को हैंडल करने के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संडे के दिन सभी कंट्री से क्या कहा है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के रीजन, कि आप जो है अर्जेंटली एड्रेस करिए जो गैप हमको देखने को मिल रहा है लेप्रोसी की सर्विसेज। ठीक है, लेप्रोसी की बीमारी का इलाज बाधित हुआ था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में, उसी के चलते चलते अब जो है लेप्रोसी के मामले बढ़ने लगे हैं। तो वो जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है WHO का। इसके साथ साथ में इस संगठन ने ये भी कहा है कंट्रीज़ को कि हाँ, आपको जो है एक्सिलरेट करना पड़ेगा अपने इफोर्ट्स को, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, ताकि आप जो है जीरो लेप्रोसी डिजीज़ का जो गोल आप रखे हैं उसको हासिल कर सकें। इन लोगों के साथ में जो स्टिग्मा जुड़ा रहता है, डिस्क्रिमिनेशन इनका जो किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें से हमें निपटना है और जीरो लेप्रोसी डिजीज़ का लेवल हमको प्राप्त करना है। द विज़न ऑफ द WHO ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2021-2030, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी तैयार करी गई थी 2021 से 2030 तक के लिए, जिसमें ये टारगेट रखा गया था। लेप्रोसी बताया जा रहा है 100% क्यूरेबल माना जाता, मतलब इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं यदि इसको जल्दी से हम पहचान कर लें। फिर भी यदि हम बात करें एडिशन में कोविड रिलेटेड जो चैलेंजेस आए हैं, इनके साथ साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है इन रोगियों का, उनके साथ में एक मानसिक स्टिग्मा जुड़ जाता है। ये काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं ट्रीटमेंट को लेकर के। लेप्रोसी जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, तो ये जीवाणुओं के चलते चलते होता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का